दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखिका, प्रख्यात लेखिका नासिरा शर्मा जी। नासिरा जी अपने उपन्यासों और कहानियों के लिए जानी जाती हैं। आज हम उनकी साहित्यिक यात्रा का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि हम उसमें से क्या क्या सीख सकते हैं। स्वागत है। तो आज की साहित्यिक यात्रा की चर्चा इस बात से शुरू करते हैं कि आपने कब से लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया और इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? हाँ, ये सवाल तो बेसिक सवाल है ही है। तो हमेशा की तरह मैं जवाब दूंगी, घर का माहौल ऐसा था जी। लिखना, पढ़ना और एक दूसरे को सुनाना, किस्सा गोई जी। ये सारे माहौल में एक रचनात्मक ऊर्जा तो बचपन से थी। स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा था, कंपटीशन वगैरह का। जी। तो फिर मैंने पहली कहानी जो थी वो तीसरी क्लास में लिखी थी कंपटीशन के लिए। ओह वाह। अब वो याद भी नहीं मैंने क्या लिखा था क्या नहीं। तो उसके बाद 7th क्लास में मैंने एक और कहानी लिखी थी जी। वो राजा भैया करके कोई उस वक्त का की बाल पत्रिका थी जी। उसमें वो छपा था मेरा, जैसे कहते हैं पहला या दूसरा सृजन। तो तीसरी कहानी इस बीच में थोड़ा बहुत तो लिखती रही। फिर तीसरी कहानी मेरे ख्याल से 76 में जी सारिका के नवलेखन अंक में छपी, जिसका नाम था बुतखाना। तो यहाँ से संजीदगी से एक तरीके से मेरी राइटिंग की शुरुआत होती है। लेकिन दरअसल मैंने एक साथ कई तरह के लेखन किए। उस जमाने में रिपोर्टाज भी लिखी मैगजीन के लिए, और अब उसको हम रिपोर्टाज कहेंगे। उस वक्त तो जैसा लगा, महसूस किया, वो चीज लिखी थी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक किताब में पढ़ा था तस्वीरों के साथ, तो बस लगा कि लिखो, और कभी गई नहीं थी। लेकिन फिर भी वो बचपना था, 12th क्लास में थी तब वो छपा था जी। और इसके अलावा समझिए कि छोटी छोटी चीजें तो लिखती रही थी। लेकिन बच्चों की राइटिंग, बड़ों के लिए राइटिंग और थोड़े बहुत अनुवाद, आगे पीछे सब काम एक साथ लेके चली थी मैं। अब उस वक्त तो नहीं एहसास होता था, लेकिन अब कोई पूछता है और पिछला सब कुछ याद आता है तो लगता है अरे ये सब तो एक साथ हुआ। इसका ध्यान मुझे नहीं आया कभी। जी, कभी कभी लगता होगा इतना सारा कैसे कर लिया। जी जी, एकदम से। यही मैं राइटर्स से कहती हूँ जो नई लड़कियां लिख रही हैं, मैं कहती हूँ ताज्जुब ना करो कि मैंने क्यों इतना लिखा। तुम खुद एक दिन मुड़ के देखोगी कि अरे ये कब हुआ और कैसे हुआ। मैंने पढ़ा बहुत, इत्तेफाक से रशियन नॉवेल्स बहुत पढ़ी, बल्कि कई बच्चों की किताबें बहुत पढ़ी। और उस वक्त के दौर में मेरे ख्याल से सभी पढ़ते थे उन किताबों को, सस्ती थी, अच्छी छपी होती थी, और उर्दू की लाइब्रेरी थी, उसमें हर तरह की हमारे यहाँ हर जबान की किताबें थी, ट्रांसलेशन वर्क था। लेकिन घर में ज्यादातर उर्दू के नॉवेल पढ़े जाते थे बहनों के जरिए। तो उर्दू की नॉवेल बहुत बचपन में माँ को खत्म किया, आधी समझ में आई आधी नहीं समझ में आई। ठंडा गोश्त भी ऐसे ही पढ़ा, कुछ पल्ले पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन ये था कि सब लोग पढ़ते रहते थे, तो मैं भी उसी तरह का, उसी माहौल में। जी जी, उसी माहौल में रहे हम। लेकिन आश्चर्य है और बड़ा अच्छा लग रहा सुन करके कि पहली कहानी आपने इतने कम उम्र में लिखी जी, और जो प्रकाशित हुई कहानी वो भी कम उम्र में ही थी जी। हमारे पास सबसे छोटे उम्र का बच्चा 6 साल का है। आप तो उससे भी छोटी होंगे जब लिखा होगा। पता नहीं जी। शुक्रिया जी। और कंसोलेशन प्राइज भी मिल गया, इत्तेफाक देखिए। जी जी। तो शुरुआत आपने कहानी से ही करी या कविता भी लिखी कभी? एक्चुअली कविता से मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं थी। एक तो मेरे खानदान में शायर बहुत थे। हाँ।
और शायरी पढ़ी भी मैंने बहुत। मुझे लगता था कि मेरा दौर, ये मैंने आप कहूँ बचपन से एक शऊर था, एक जिसे कहते हैं चेतना थी कि प्रोज ज्यादा पावरफुल है। उसको मैं कह नहीं सकती थी उस उम्र में, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हमारा टाइम जो है वो प्रोज का है, क्योंकि इतना कुछ घटता है। कविता गहरे छूती तो है, लेकिन उन शेरों को खोलना, उसके पीछे की कहानी और ये सब चीजों ने मुझे हमेशा ये मतलब इस चीज को एहसास दिलाया कि नहीं, मैं गद्य ही लिखूंगी, प्रोज ही लिखूंगी। तो कविताएं लिखी मैंने, जी, कुछ कुछ लिखी मैंने, और अभी लॉकडाउन में भी कुछ ऐसे ही कोशिश की मैंने, लेकिन मैं किसी हालत में ये नहीं कहूंगी कि मैंने कविता लिखी या मैं कवि हूँ। वो खूबियां मेरे में नहीं है शायद। गद्य में दीदी कौन कौन सी विधा में काम किया? एक तो कहानी हो गई, उपन्यास। जी, रिपोर्टाज हो गई, लेख हो गए, अनुवाद हो गया। अच्छा, अनुवाद भी किया आपने, बहुत सही। जी, कुछ राइटिंग मैंने समझिए कि रेडियो और टेलीविजन के लिए भी किया। वेरी नाइस। जी, अब पहले तो रेडियो तो फिर भी था, लेकिन टेलीविजन के लिए लिखना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन ये था अब तो बहुत ज्यादा ऐसा क्यों दीदी? ऐसा क्यों? टेलीविजन वाला अच्छा नहीं एक मानता? नजरिया था, धीरे धीरे चीजें बदली हैं। जैसे ट्रांसलेशन को ही नहीं अच्छा समझा जाता था, आज उसकी कदर होती है। बच्चों की राइटिंग को नहीं कोई भाव देता था, अब उसकी अहमियत का अंदाजा लोगों को हो रहा है। जी। जी तो आपका रचना संसार तो काफी व्यापक हो गया। आपने जी। विविध गद्य विधाओं में काम किया, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण अपनी किताबें आप उल्लेख करना चाहेंगे? अब एक राइटर के लिए तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि अभी तक 13 उपन्यास हो गए हैं मेरे और 9 कहानी संग्रह हो गए हैं। कोई दुनिया ऊपर ऐसी गिनती नहीं है। अनुवाद में भी 6-7 किताबें हैं मेरी। और रहा सवाल लेख का और रिपोर्टाज का और आलोचना का, बच्चों के लिए ये सब कुछ होता रहा है। किसी में 5 किताबें, किसी में 2 किताबें। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको माहौल कौन सा मिला। बस बस परिवेश सबसे बड़ा। माहौल आपको प्रोवोक अगर करता है, वही प्रेरणा आपकी बनती है। बिल्कुल। वरना किसी गॉडफादर या कोई साथी कहता भी रहे और आपको बढ़ावा भी दे, लेकिन अगर माहौल नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुझे ठीक। याद है कि जेएनयू में तो हम लोग जब गए थे तो 6-7 फैमिली थी, बढ़ के फिर 15 फैमिली हो गई। अब उसमें आना जाना नहीं, पहाड़ी काट काट के रास्ता बन रहा था, और कोई ना स्कूटर वाला, टैक्सी वाला वहां आता था। एक यूनिवर्सिटी की बस चलती थी जिससे हम लोग बंगाली मार्केट तक आते थे, क्योंकि वहां पे गेस्ट हाउस था जेएनयू का। तो ये सारी चीजों ने घर में रहना और नेचर के बहुत करीब कर दिया था। बिल्कुल जी, ठीक। तो वहाँ वो जो होता है। पर्यावरण ऐसा है जेएनयू। जी, विंडो शॉपिंग हुई, गपास्टिक हुई, या बहुत ज्यादा मिलना जुलना हुआ, वो एक खास माहौल में रहा सब कुछ। तो उसमें मानी बात है कि पढ़ना लिखना ही रहता था। लाइब्रेरी रात तक खुली रहती थी, आना जाना, पॉलिटिकली बहुत अवेयरनेस थी, और खासकर इंटरनेशनल इश्यूज पे। जी। तो सब चीजें जो थी उसने बनाया तो मुझे, और इलाहाबाद भी कम नहीं था, उसकी हवा मिट्टी। एक एक जमाने में तो वो सेंटर था। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जमाने में तो सेंटर था। जी तो आपके जो कहानी के पात्र होते हैं, जी। विषय वस्तु जो होती है, वो कैसे आपके मन में आती है या कैसे उसका चुनाव करते हैं आप? देखिए, ये मैं खुद नहीं समझ पाती ये रहस्य क्या है। सृजन जो है ये एक रहस्य है, और मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं कोई भी किरदार हूबहू नहीं उतार पाती हूँ।
या तो उसका कोई जुमला मुझे तोड़ देता है उस किरदार का, जी या उसका कोई दुख होता है जो मैं सुनती हूँ और फिर वो फलता फूलता और सृजन की शक्ल लेता है। मतलब उस हकीकत में जो किरदार रहता है वो कहीं मेरी कहानी में नहीं दिखता है। लेकिन प्रमाणिक इसलिए बन पाता है कि उसकी जो व्यथा होती है उसमें तो कहीं पे भी मैं उसमें शामिल नहीं होती हूँ, जी लेकिन उसको क्रिएट मैं करती हूँ। उसमें कल्पना भी रहती है, क्रिएटिविटी भी रहती है, और बहुत सारे किरदारों को मिला के एक किरदार मैं बनाती हूँ। लेकिन उस किरदार को काटती छाटती हूँ कि ये बिलीव करने के काबिल है या नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये हमारे बीच में है या नहीं है। तो अक्षरों से एक इंसान को बनाना और ये यकीन दिलाना कि ये इंसान है, मेहनत का काम तो है। मेहनत का काम है, बिल्कुल जी, मेहनत। मेहनत का काम है। ये तो उसी तरह है जैसे खेत में पौधे उगे हों और उनको सीधा रखना, निराई गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, और उसके बाद में उसको एक सही तरीके से जी आगे बढ़ने के लिए, तो फूलने और फलने के लिए तैयार करना। तो ऐसे ही हम, और किताब में तो वैसे भी मानस पुत्र कही जाती हैं, पुत्री कह सकते हैं या पुत्र कह सकते हैं, लेकिन जी जी लेकिन मानस पुत्री या मानस पुत्र कहने के बावजूद मैंने ये देखा है कि उनके ऊपर तवज्जो कम होती है। लड़के बच्चों पर तो तवज्जो काफी हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर खर्च करना में कंजूसी रहती है। एक्चुअली ये इल्जाम देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखिए 80% लोगों की जरूरतें जो होती हैं वो इतनी कश्मकश की होती हैं कि किताब एक शौक नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि लोग खरीदते नहीं, वरना इतने बड़े बड़े मेले क्यों लगते, इतने ढेर सारे प्रकाशक क्यों होते। लेकिन जो एक बंगाल में या साउथ इंडिया में या रशिया में या कुछ और मिडिल ईस्ट वगैरह में, वहां किताबें बहुत सस्ती हैं। मुझे इतना याद है कि 2 तरह के वहां पे दुकानें लगती थी। एक तो यूनिवर्सिटी के सामने पूरा किताबों का ही भंडार रहता था जी, और उसके ठीक नीचे फुटपाथ पे किताब रहती थी। तो जो लोग नहीं भी जाना चाहते थे किताब की दुकान पे, वो चलते हुए गप मारते हुए फुटपाथ से 12 है। अपने रुपए मन की, की 10 रुपए की शायरी की किताब उठा ली। तो वो माहौल हमारे यहाँ नहीं है। जी, एक और चीज मुझे नजर आई और लोगों से बातचीत करते हुए, कि लेखक और प्रकाशक के बीच में जैसा तालमेल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। प्रकाशक के बारे में लेखक ये सोचते हैं कि खूब कमा रहा है, हमको नहीं दे रहा, और प्रकाशक इस बात पे परेशान है कि पैसा लगा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहा। नहीं, और एक बात और भी है कि राइटर्स डरते हैं खुल के बात करने में कि अगली किताब ये छापेंगे कि नहीं, कहीं आलोचना सुन के भड़क न जाए। तो ये जो झिझक है दोनों तरफ से, ये भी, और मुझे ये भी अंदाजा हुआ जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे लगता था कि प्रकाशक जो हैं वो रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं या सता रहे हैं। लेकिन मुझे अपनी 2-3 किताबों में ये एहसास हुआ कि खुद राइटर्स बहुत परेशान करते हैं प्रकाशकों को। ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, जी, ये 2 तरफा है, या एडवांस पैसा ले लिया किताब नहीं दी। तो कहीं पे मुझे ये महसूस होता था कि खुल के कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें जो हैं सरल हो जाएंगी। वो पता नहीं क्यों हम लोगों के बीच में नहीं होता। अभी एक छोटा सा दृष्टांत संक्षेप में आपको बताऊंगा। एक बड़े लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उन्हें किसी बड़ी प्रकाशन संस्था के साथ उनका वो हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, और उन्होंने कहा कि भाई आपने कितनी किताबें छापी, हमको हिसाब क्यों नहीं देते हैं कि कितनी बिकी, हमारी रॉयल्टी कितनी हुई। अल्टीमेटली जब कोई जवाब प्रॉपरली नहीं आया तो एडवोकेट होने के नाते हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर किया हमको उन्होंने, और हमने आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया। 1,56,000 रुपए का एक,
और 5,65,000 रुपए का एक मैंने आर्बिट्रेशन दे दिया, क्योंकि ये सिंपल था कि भाई इतनी किताब छपी है, ये प्राइस है, तो उस हिसाब से आपको इतना टोटल सेल्स रियलाइजेशन होना चाहिए, और उसका 12.5% या 10% जो भी है वो आपकी रॉयल्टी होती है, तो कैलकुलेट हो सकती है, और फिर उसके ऊपर ब्याज। फिर मैंने एग्जीक्यूशन केस फाइल कराया, और आपको आश्चर्य होगा कि वो तथाकथित बहुत बड़े पब्लिशर हैं, लेकिन उन्होंने पे ऑर्डर बनवा करके उसका भुगतान किया और लिखित में माफी मांगी कि आगे से हम ऐसा काम नहीं करें। ये तो मैं भी सोचती हूँ कि लेखक को अपनी बातें कहनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर लेखकों से सुनती हूँ कि रॉयल्टी नहीं मिलती, क्योंकि देखिए पहले तो हैंड रिटन भी होता था, टाइपिंग भी बहुत सस्ती थी, आजकल हर चीज बहुत महंगी है। और ये भी होता है कि जिनको टाइपिंग नहीं आती है तो फिर वो टाइप करवाएं, या अब सब लोग कहते हैं आप टाइप भेजिए और इसमें भेजिए, ये सारी चीजें बहुत उलझाव की हो गई हैं। मैं नहीं कहता दीदी, मुझे तो आप किसी भी फॉर्मेट पे भेज दीजिए, हम उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे। जी जी, ये मैं दूसरों की बातें मैं बता रही हूँ, मेरा तो सिलसिला ये जो बात मुझे पसंद नहीं आती है वो मैं खुल के कहती हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसा राइटर होके ये सारी चीजें सुलझाएंगे नहीं, ना सुलझे वो अलग बात है, नहीं सुलझाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी बहुत परेशान होगी। और मैं कुछ था, मेरा कुछ परसेंटेज का मामला था, और मैं रिक्वेस्ट करती हुई 4-5 साल तक रुकी रही हूँ, मैंने किताब तब तक नहीं दूंगी जितनी मेरी रॉयल्टी तय है, आप उसी पे रखिए, दीजिए या ना दीजिए, लेकिन उससे कम आप नहीं करेंगे, ज्यादा कर दीजिए। तो इसलिए नहीं था कि मुझे जरूरत थी, मुझे लग रहा मेरे बाद आने वाली पीढ़ी को ये पूरा हक है कि वो मतलब इस तरह खुल के बात करे, दोस्ताना बात करे, अदब से बात करे, और प्रकाशक को भी ये एहसास होना चाहिए कि या तो कमजोर किताबें वो छापे ना, और दूसरे ये है कि अगर किताब नहीं बिक रही है तो फिर प्रयास करना, उसको भी क्लियर बात करें कि भाई नई किताब जा रही है बाजार में। मैंने तो एक पॉलिसी रखी हुई है कि अप्रैल से लेकर के अगली मार्च तक जो भी सेल्स रियलाइजेशन होता है उस पर मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा चेक बना करके सबको भेज देता हूँ, और इस बात का उल्लेख फेसबुक पर भी बहुत सारे साहित्यकारों ने किया कि हम उनको रॉयल्टी दे रहे हैं, कम है या ज्यादा रॉयल्टी जो बनती है देनी चाहिए। अच्छा, ये मैं इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि मैं स्वयं लेखक हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रकाशक जो है हमको रॉयल्टी दे। तो मैंने 36 किताबें लॉ में लिखी हैं दीदी, जी, और 75 किताबें मेरी साहित्य में है। तो ये बताइए कि आपने कॉपीराइट पे क्या लिखा है? कॉपीराइट पे हमारी किताब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत जरूरी, क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान सारे ही लेखकों को होना चाहिए। मैंने बीच में ऑफर दिया था सारे लेखकों को कि आप अपनी किताब की कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा लीजिए, मैं बिना फीस के सिर्फ खर्चे पर काम कर दूंगा, लेकिन कोई आया ही नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि डर रहता है राइटर को कि फिर पब्लिशर्स जो हैं वो उनकी किताब छापेंगे नहीं, तो इस डर से मेरे ख्याल से दोस्ताना अंदाज से बहुत खुल के संवाद होना चाहिए, समझौता हो जाता है वहाँ। हाँ, समझौता भी हो जाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को फाइट नहीं कर सकते हैं तो हम सोचते हैं जाने दो यार, देखा जाएगा। मैं आपको बाय द वे दिखाना चाहता हूँ, ये जो अलमारी का हिस्सा है जी, ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सारी किताबें मेरी लिखी हैं, आपकी हैं जी। वंडरफुल। कितनी होंगी गिनती में ये? 200, 300? नहीं, 110 के आसपास। 110 के, जी। सबसे बड़ी किताब जिस पे काम किया वो 13,000 पन्ने की है। तो वो लॉ की है या लिटरेचर है? लॉ की। लॉ की, जी।
लिटरेचर में तो हमारी सबसे बड़ी किताब जो आएगी वो 25 खंडों में है, भारत की लोक कथा। लोग, जी जी। तो उसके 5 खंड अभी निकाल रहे हैं। हम्म। जो किताब आपको भेजी है पुस्तक जी चर्चा है, वो ये है। जी, खामोशी की चीख पढ़ा मैंने इसको, आधी किताब पढ़ी, और आपने हर एंगल से कश्मीर का जो दर्द था या कश्मीर की जो सियासत थी और लोग जो सोच रहे थे वो सब इसमें डाला है। अब आगे और कविताएं देखूंगी कि उसमें क्या आपने लिखा है। और ये हमारी लेटेस्ट प्रबंध काव्य है, अच्छा, जी जी। माधवी। हम्म। करीबन 300 पन्ने के हैं। काव्य उपन्यास बोलता हूं मैं इसको, प्रबंध काव्य की जगह। अच्छा, जी जी। क्योंकि कहानी है तो उसे गद्य में लिख सकते हैं, पद्य में भी तो लिख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ऐसे है। अच्छा, मेरा स्त्री विमर्श का क्षेत्र ज्यादा है। मैं पौराणिक चरित्रों के एनालिसिस और मनोवैज्ञानिक जांच पड़ताल करके उस पर लिखता हूँ। तो अच्छा। ज्यादातर जो प्रबंध काव्य हैं वो महिलाओं के शीर्ष चरित्र पर निर्भर हैं। उर्वशी, अहिल्या, माधवी, वासव दत्ता, कोणार्क, ये सब, तिष्यरक्षिता, अंजिता, आकांक्षा, तो ये सारे जो है ना स्त्री विमर्श के केंद्र में रख करके लिखे हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप अपने वर्तमान में जी रहे हैं और यहाँ के किरदार आपको कैसे लगते हैं, कोई इस तरह का तुलनात्मक आपने कुछ किया है, कोई काम? जी, या किस नजरिए से आप इन लोगों को उठाते हैं? देखिए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी पात्र की क्या स्थिति स्पष्ट की गई है, क्या पुराणों में या महाभारत में या रामायण कालीन ग्रंथों में उनको क्या दर्शाया गया है और क्या वो उचित है, क्या वो अच्छा। वास्तव में स्त्री की अस्मिता के हिसाब से ठीक है, क्या स्त्री को जो स्वतंत्र अस्मिता होनी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र अस्मिता, स्वतंत्र अस्तित्व, तो क्या वो मेंटेन रहा है, और या केवल वो छली गई है। छली गई तो उसकी आवाज बन करके किसी न किसी को तो बोलना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो अब नहीं है जिंदा तो क्या, लेकिन कम से कम उस तरीके की चीजें आने वाले भविष्य में ना हो सके। हाँ, लेकिन उस दौर में जो कुछ था, आज हम उसको देखते हैं तो मानी बात है वो पिछड़ा तो नजर आएगा ही, इसमें तो कोई शक है नहीं। ठीक बात है। मेरा नजरिया दूसरा है कि उन चीजों के ऊपर ठीक है, जागरूक तो आदमी होता ही है, और इस तरह का काम बहुत हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट काम भी है कि उन चीजों को दोहराया ना जाए, और ये सिलसिला तो मेरे ख्याल से जारी ही रहेगा, नए नए एंगल से पुरानी चीजों को देखना और वर्तमान को देखना। और यहाँ तक कि नए विषयों पर भी काम किया, जैसे खामोशी की चीखें कश्मीर पर जी। के दृष्टांतों पर बेस्ड है। मैंने एक और पुस्तक लिखी है, मी टू, मैं भी। ये महिलाओं के साथ जो दृष्टांत होते हैं यौनाचार के और क्या कहना चाहिए देह पीड़ा के, तो उन जी पर जी मैंने जी। लिखा। फिर एक हमारी और प्रबंध काव्य है, मेरे हिस्से की धूप। इसमें स्त्री के चरित्र में ये आता है कि भाई मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, मैं स्वच्छंद तो नहीं, क्या मेरी कंसेंट जानबूझ के दी जानी चाहिए, देनी ही चाहिए मुझे, या मुझे स्वतंत्रता प्राप्त है कि मैं दैहिक शोषण से दूर हट सकूं। जी जी। क्या मेरी पसंद किसी जगह पर काम मतलब महत्व रखेगी या नहीं रखेगी। इस तरीके के प्रश्नों पर जो भी मेरे दिमाग में आया, जो भी बात समझ में आई, वो हमने एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। खैर, हम लोग बताइए। अच्छा, आप कहिए, मैं बीच में बोल दी। नहीं, बोलिए, पहले उसको खत्म कर लेते हैं। हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप कश्मीर में इतना इंटरेस्टेड कैसे हो गए, उसकी वजह क्या है? मैं तो एक बार गया, मैंने एक बार वहां देखा, स्थिति देखी,
तो मुझे लगा कुछ लिखना चाहिए। जी। फिर मैंने साहित्य, आप किस दौर में गए थे, अभी गए हैं नहीं, या? मैं गया हूँ कोई 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल पहले। तो वहां मैंने पूरे इलाके में घूमा भी, देखा भी, समझा भी, लोगों से बातचीत भी करी। विशेष करके मैंने बड़ों से बात करने के बजाय मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों से बात करी कि उनको कैसा लगता है। फिर कहानियां, एक आधे कैंप में भी गए जम्मू में, तो दृष्टांत जो है ना हमको मिलते रहे, सुन सुन के रोहे खड़ा हो जाता था, या हृदय कांप जाता था कि अरे बाप रे, कैसे ऐसा हो सकता है। जैसे एक घटना थी, इसमें हमने ली हुई है कि अपने आप को बचाने के लिए वैश्यों से घर का स्वामी चावल की जो ड्रम होती है उसमें छुप के बैठ जाता है। जब उसको ढूंढने के लिए आते हैं आतंकवादी, तो वो नहीं मिलता, लेकिन वो समझते हैं कि अभी तक आवाज आ रही थी, अब नहीं आ रही तो घर में ही होगा। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि ड्रम में बंदूक की नोक से छेद करके अंदर तक करते हैं, और ऐसी दशा में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका खून जो होता है उन छेदों से बाहर निकलने लगता है, चावल सारे लाल हो जाते हैं। उनका आतंक इतने पर भी नहीं कम होता, वो उसकी वाइफ से कहते हैं कि ये चावल खाओ तुम, और उसको जबरदस्ती वो चावल खिलाते हैं जो खून से सने हैं। कितनी विभत्स, कितनी अजीब सी घटना रहा है, सोच के भी लगता है कि बाप रे, ऐसे हो सकता है। ऐसे वो गिरिजा का केस था, जिसको अपहरण कर लिया, ले गए, और 2 दिन बाद उसको बाहर सड़क पे फेंक दिया। कैसे? एक पांव, दोनों पांव के बीच से आरी पे चला करके सिर तक के 2 टुकड़े कर दिया, एक दाहिना एक बायां, और ऐसे फेंक दिया। ये तो राक्षस से ज्यादा खतरनाक व्यवहार है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत थे जो मन को उद्वेलित कर गए और खामोशी की चीख आ गई। तो असली बात है, आतंकवाद तो वो नहीं देखता, लेकिन मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोगों ने पता नहीं, अब आपको ज्यादा पढ़ूंगी तो पता चलेगा। जो कुछ मैंने पढ़ा है वो जिसे कहते हैं, देखिए आतंक में तो जो वहां के मुसलमान होंगे उन्होंने भी बहुत सहा होगा। आपकी 1-2 कविता में है जो वो उसके कपड़ों के ऊपर पैर रखता हुआ चला जाता है, वो बहुत सिरहन पैदा करता है। तो लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एक सिमट के इस बात पे आ गए कि वहां से काश्मीरी ब्राह्मण निकले। कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर तो हुआ जो कुछ हुआ, और उनसे मुझसे हमदर्दी भी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिली हूँ। मैंने बहुत सारे सीरियल्स लिखे थे इन लोगों के ऊपर डीडी के लिए, तो वो है। लेकिन जो बात निकल के आ रही थी वो ये थी कि हमें बहुत भुलावा दे के यहाँ बुलाया गया। हाँ, अच्छा, जो लोग वहां ठहर गए थे उनको अब बुरा लगता है कि कुछ लोग उनको भुना रहे हैं। ये बड़ा पेचीदा से सब कुछ है जी। और कोई भी नॉवेल ऐसा नहीं आया कि मुसलमान आतंकवादियों ने खुद मुसलमानों पे कितना जुल्म किया। बिल्कुल किया। इसमें घटना हमने एक लिखी हुई है ना कि वो आतंकवादी जो 2 घर में घुस आते हैं और बोलते हैं खाना बनाओ और खिलाओ, तो खाना बना, और उसके बाद वो चले जाते हैं तो पुलिस आती है और उन लोगों को वो कर देती है। वो बहुत खूबसूरत आपका कविता है, कल रात ही मैंने उसको खत्म की। तो ये बड़ी अजीब सी है कि हम जब चीजों को देखते हैं तो एक तरफा हो जाते हैं जी, और उसमें सियासत घुल जाती है, इंसानियत नहीं रहती है। सही कह रही हैं। लेकिन मैंने दोनों तरफ के दृष्टांतों को रखने का प्रयास किया है, क्योंकि फौजियों से मुसलमान भी परेशान हो रहे हैं, और टूटता अस्तित्व वाली जो कहानी है वो सच्ची कहानी है जी। तो ऐसा नहीं है कि सारे आतंकवादी ही जिम्मेदार हैं। कश्मीरी भी जिम्मेदार हैं, पुलिस भी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। किसी ने भी सही सियासत भी किसी ने ये सोचा नहीं कि इसका एक पक्का हल निकालना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने कुछ लिखा जो आजकल के हालात हैं, जो एकदम 3 महीने का सब कुछ सब क्लोज डाउन हो गया था और
लिखा है, यदि आप अनुमति। सियासत को छोड़ दीजिए और कानून को छोड़ दीजिए, आम इंसान ने क्या सहा। मैं अनुमति चाहता हूं आपसे कुछ सुनाने की। जी। एक सेकंड। एक कोरोना काल के ऊपर है। हमें आवाज तो दो, हमें आवाज तो दो कि करा सके हम, हमें आंसू तो दो कि रो सके हम, हमें सांसें तो दो कि थोड़ा जी सके हम। सब लेते ही जा रहे हो हमसे हमारी ताकत, हमारी इबादत, हमारी जिंदगी के सहारे, अग्रज हमारे, हमारे बंधु और भाई। कैसी आफत आई, कैसी सामत आई कि मिट रही हैं भरोसे की कड़ियां, कस गई हैं आघातों की बेड़ियां। कसमसाता मन, पछाड़े खाता मन, पागल सा है पर हंसता नहीं, पागल सा है पर हंसता नहीं, रोता भी नहीं। न कबूल होता है, न सुकून होता है, न शिकायत न गिला, पर न कोई रास्ता मिला। और तो और न हाथों में हाथ आते हैं, न सर पर, बस तबाही का आलम है घर घर। जी। बेरहम हो गई है ऑक्सीजन, बेरहम हो गई है ऑक्सीजन। लोग बेजार हैं, लोग बेसहारा हैं, साधन सीमित हैं, पीड़ित हजारों हैं। सरकार सहमी है, प्रशासन परेशान है, सारी प्रयासों का सीमित परिणाम है। रोड से, रेल से और वायुयान से ऑक्सीजन आपूर्ति में लगे हैं जी जान से। और देखो तो हमें भी, क्या करें कहाँ जाएं, अपने अजीजों को क्या करें कैसे बचाएं, ऑक्सीजन का सिलेंडर कहाँ से लेकर आएं। भय से भागते लोग दिल को कैसे समझाएं, भय से भागते लोग दिल को कैसे समझाएं। टैक्स देने के बाद में भी हमारा क्या अंजाम है, टैक्स देने के बाद भी हमारा क्या अंजाम है। सिर्फ निराशा ही क्या हमारा मुकाम है, परंतु क्या हम भी तो नहीं जिम्मेदार कहीं व्यवस्था के लिए, और हम भी तो अंग है उनका, हम ही तो सरकार है। आपका दिल है एक बार जाने का, कहाँ? मौजूदा हालात को देखने का? कश्मीर। क्योंकि अक्सर लोग पिकनिक विकनिक मना के आए हैं, शादी वगैरह में अटेंड करके, और बड़ी तारीफ हाँ। कर रहे थे कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है और बात का कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ वो बहुत सारी खबरें एक अलग तरह की आती हैं। जी। तो जी, क्योंकि हकीकत ये है कि आप प्रेस है और प्रोपेगेंडा है, और उससे हकीकत क्या है वो बिना जाए हुए, टच किए हुए एनजीओज जो जाती हैं वो एक अलग तरह का मंजर पेश करती हैं। सबके तो हम लोग तो अपने पिछले लॉकडाउन में सही चुके हैं बहुत कुछ, तो हम सोच सकते हैं कि वहां बहुत अच्छा माहौल तो नहीं बना होगा। नहीं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। जी। प्रदेश सरकारें ऐसी स्थिति में कभी भी जिम्मेदारी के साथ इस स्थिति को काबू में करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आतंकवाद या इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए अकूत अनअकाउंटेड धन मिलता है। वो नहीं चाहते कि समस्या का समाप्ति हो और धन का आना बंद हो। एक ये भी पक्ष है, एक ये भी पक्ष है कि जो भाड़े के आतंकवादी आ रहे हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए फर्स्ट लेन वाले नहीं, सेकंड या थर्ड लाइन वाले जो आतंकी आ रहे हैं, उनके आका अंदर ही बैठे हुए हैं और उनको बाहर से पैसा मिल रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी तो बेकारी है, जहालत है, महंगाई है, मजबूरी है। मजबूरी है। जी हाँ, और वो मजबूरी भी फिर पेट की मजबूरी ऐसी हो जाती है
कि कभी कभी इंसान जानवर के करीब चला जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सही तरीके से सरकारें काम करने लग जाएं तो किसी प्रकार का कोई भी क्राइम होना बंद सुन न रहे, कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित हो जाए। बहरहाल ये तकलीफ दे उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो सारे विश्व में इसी तरह की अपना काम कर रही है। पड़ी है। जी, तो आपके लेखन कार्य में आप किन किन बातों से प्रभावित महसूस करती हैं? कोई आइडियोलॉजी को फॉलो करके, या कोई एक पर्टिकुलर सीरीज में कुछ लिख के, कैसे आप फॉलो करते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ अपने आप खड़ी हो जाती हूँ। जोड़ जाए, वो कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, इवन दरख्त हो, अगर वो धूल से अटा हुआ है और सूखा है तो बेचैनी अंदर हो जाती है मुझे। और नदियों के लेके मैं बहुत बेचैन होती हूँ कि इतनी बेदर्दी से सब कुछ कूड़ा वगैरह डाला जाता है, और जहाँ बहुत ही साफ सुथरा कुछ दिख जाता है तो यकीन नहीं आता कि कभी ऐसा हमारे यहाँ हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ राइटर मुझे परेशान करती हैं। देखिए, कुछ ऐसी विषय वस्तु हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं और उनके ऊपर बहुत कम टच किया गया है लेखों से। जैसे एग्जाम्पल, आज की डेट में 40 करोड़ केसेस कोर्टों में पेंडिंग हैं जी, और 25 लाख केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। इनका निस्तारण होगा या नहीं होगा? इसमें स्लो स्पीड के लिए दोषी कौन? वकील, ग्राहक, या खुद न्यायालय? आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर जजों की विवेचना की जाए, उनके संदर्भ देखे जाए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 67%, 2/3 जज वो हैं जिनकी वकालत नहीं चली और जो किसी न किसी प्रकार से किसी रिटायर्ड जज से संबंधित। कहां से गुणवत्ता आएगी? मुझे तो लगता है कि सभी जिम्मेदार हैं किसी, और उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। हम तो सबसे पहले आम नागरिक भी बहुत कुछ गलत करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सच को खुद ही कहते हैं, झूठ की तरह हमें साबित करके जितवाइए। क्योंकि मैं पुलिस से, वकील से और गुंडों से काफी जूझी हूँ 20 साल इलाहाबाद में, और ये एहसास हुआ कि कुछ लड़ाइयां औरत होके उस तरह से लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने दांवपेच होते हैं कि आधा वक्त तो आपको उस तरह के दांवपेच को समझने में लगते हैं। और उस सब चीजों को मैंने समेट के अक्षयवट में डाला। उसमें शहर तो इलाहाबाद हीरो है, लेकिन 4 जो हैं उसके खंबे हैं, पुलिस है, गुंडे हैं, वकील हैं। तो वकीलों को तो बहुत अच्छी तरह देखा, वकील भुन भी जाते हैं, और वकील का नजरिया तो ये होता है हमें जितवाना है चाहे जैसे भी हो। तो वो वकील जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, वो एडवोकेट जो कभी शायरी करते थे, वो तो अब नहीं, पीछे रह गए। जी हाँ, और जजेस ही कौन से बड़े ईमानदार रह गए हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके इसी में होता है, न्यायालय में नहीं होता, फील्ड में यही बेईमानी चल रही है। नहीं दीदी, आप इसको ऐसे देखिए, हमारा कोई असेसमेंट करता है टैक्स का, और टैक्स का असेसमेंट करने के बाद हमारे ऊपर डिमांड निकाल देता है कि साहब 4 करोड़ रुपए डिमांड सबमिट करना पड़ा। हम 4 करोड़ देने की स्थिति में तो है नहीं, तो हम हाई कोर्ट भागते हैं। हाई कोर्ट हमसे कहता है, अच्छा कितना पैसा जमा करेंगे? आधा जमा करिए। अरे आधे जमा करने के लिए होते तो पूरे न कर देते हैं लोन लेकर के। दूसरी चीज, वो हमेशा प्रो गवर्नमेंट ही आंसर जजमेंट देंगे, इसलिए क्योंकि ज्यादातर उनमें से स्टैंडिंग काउंसिल हुआ करते थे। अगर
ये स्थिति हो तो आदमी ये सोचेगा कि असेसमेंट ऑफिसर कोई पैसे देके पटा लो यार, वहां कौन खराब करेगा। तो ये स्थिति बड़ी नाजुक है और इसी कारण से नीचे लेवल पर भ्रष्टाचार। मुझे तो इतना तजर्बा है किसी और के मुकदमे के सिलसिले से कि खुद जजेस अपनी कीमत लगा देते हैं और कहते हैं कि बहुत मुकदमा हम जितवा देंगे। ये सब भी हुआ है। कई तरीके के हथकंडे होते हैं दीदी। मैंने तो बजाज में रहते हुए 3600 केसेस किए हैं, 3600 केसेस, जी और प्रैक्टिस में आकर के तकरीबन 2200 से 2300 केसेस अभी तक किए हैं। तो इतना वॉल्यूम हैंडल करने के बाद और हर लेवल पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि द कोर्ट्स आर नॉट कैथेड्रल्स, दे आर casinos. You play your dice and if you have the luck you will get the result. क्योंकि देखिए अंदर का इंसान जो खुद उस प्रोफेशन में हो, वो उसके सारे दांव पेच, गलतियां, कमजोरियां वही सही मानों में कह सकता है। क्योंकि अभी मैं किसी का कोटेशन देख रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सोल्जर ने लिखा था जी, वो बहुत ही दर्दनाक था और बहुत ही वो था कि जो कुछ मैंने देखा उसमें कहीं पे भी किसी ने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की, नहीं निभाई, नर्सों ने, ना डॉक्टर्स ने, ना फला ने, ना फला ने। और मेरी ख्वाहिश है कि लोग इंसानियत को सिखाएं बनिस्बत इसके कि इस बात के ऊपर तवज्जो दें कि उनकी आने वाली जनरेशन क्या बनने वाली है। यदि आप बिलीव नहीं करोगे, विवेकानंद ने कहा था कि भारत के पढ़े लिखे इंसान जितने हैं वो सब स्वार्थी हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार से निर्भर रह करके कोई योजना नहीं बनाई जा सकती। इतना कहने का मतलब ये हुआ, उन्होंने देखा होगा इस चीज को, अनुभव किया होगा, और हम आज अनुभव कर रहे हैं कि मसाला हो तो ठीक और मसाला नहीं है तो फिर कुछ नहीं। मैंने 16 साल बजाज में काम किया, मैं आपको मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि करोड़ों रुपए स्पेंड किए। ये हम्माम में सारे नंगे हैं। खैर मुझे रिकॉर्डेड वॉइस में नहीं कहना चाहिए था, पर ठीक है। चलते हैं वापस अपने प्रश्नावली की ओर। आजकल लेखक बहुत कुछ लिख रहे हैं जी, और लेखन विस्फोट की जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है या कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लिखने के लिए तो ठीक है लिख दिया, प्रकाशन कराने के लिए तो ठीक है प्रकाशन करा दिया, लेकिन पाठकगण नहीं आ रहे, जुड़ नहीं पा रहे। इसका क्या रीजन आपको लगता है? देखिए मैं भी अक्सर पूछती हूँ प्रकाशकों से कि जिस किताब की बहुत चर्चा है उसका सेल क्या है, क्योंकि आजकल सबको सोशल मीडिया मिल गया है। हाँ, और ये एक तरह से अच्छा भी है कि जो सोशल मीडिया में लिटरेचर डाला जाता है वो पब्लिक में अभी वो बघारी गई है हंडिया, और अभी पक्की भी नहीं है, खुशबू फैली भी नहीं है कि वो उतार ली जाती है और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत हानिकारक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और लोगों को अब जरूरत नहीं है ना आलोचक की ना प्रकाशन की, ये भी एक नजरिया है। लेकिन यहाँ मैं कहूंगी कि लेखन और सृजन में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल ठीक। आप लिख तो सब कुछ सकते हैं लेकिन क्रिएट तो कीजिए कोई नई चीज जो आगे। देखिए 5-6 हम लोगों के जज्बात हैं मेन, उसी पे हम लिखते हैं और उसी पे हम मास्टरपीस दे देते हैं। क्या वजह है कि लोग सदियों के सफर के बाद भी आज जिंदा होते हैं और कुछ जो है वो मुर्दा हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं नाम का रहता है। तो कहीं पे कोई ऐसी चीज होती है जो आपकी अनुभूति और अनुभव को एक बिल्कुल नए अंदाज से पेश करती है। अब जब मैं प्रकाशकों से पूछती हूँ तो वो कहते हैं देखिए मुझे तो छापना है, जैसा भी लिखा जाएगा उसमें मैं डिक्टेट तो कर नहीं सकता कि आप ये लिखिए। और ये भी दुखी होते हैं कि हम लोग को पता नहीं चलता है कहाँ से चोरी करके ये किताब
पूरी की गई है। और ये भी उन लोग कहते हैं कि जितनी किताबें छप रही हैं और लिखी जा रही हैं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो पुराने लोग लिख गए हैं या नई पीढ़ी से पहले के लोग लिख गए हैं, ये खाली है। ये मैं उनका नजरिया बता रही हूँ। नहीं, मैं उनके नजरिए से सहमत हूं और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 3/4 जो लेखन कार्य है वो कूड़े के बराबर है। जी, तो उसमें जो मुझे महसूस होता है एज अ राइटर कि मैंने कभी भी उस चीज पे कलम नहीं उठाया जिसने मुझे टच ना किया हो। मैं विषय नहीं लेती हूँ, मैं वो चीज लेती हूँ जिसने मुझे धक्का दिया, बेचैनी दी, परेशानी दी और मैंने उसको जिया। जी हाँ। मुझे लगता है कि जो नई राइटिंग है उसमें जीना 0 के बराबर है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालना, तो वो पढ़ने में एक तरह से बस आप चलते जाइए, जैसे आप लेख पढ़ रहे हैं या कोई खबर आप कर रहे हैं, आपको टच नहीं कर रही है वो चीजें। जी। अच्छा, दूसरी ये लालच होती है हर एक को कि सब लोग अच्छी तनख्वाहें पा रहे हैं जो लोग लिख रहे हैं, चलिए उसमें से 5 या 10% है, उनको भूख होती है कि हमको एक नाम मिल जाए। जी। क्योंकि अमूर्त है इज्जत मिलना। इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो एकदम खरीदा जा सके या पे किसी लगा दी जाए, दान में लिया जा सके, ये तो जी अपने हाँ। आप तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा सब कुछ है तो उसका प्रचार कैसे हो? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेखक हैं तो आपको 10 लोग पसंद करते हैं, आपके पीछे भागते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो उसकी पीड़ा को नहीं समझते कि ये जो बढ़िया चीज उसने लिखी है वो कितनी परेशानियों के बाद लिखी। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि ये आदमी जो स्टेज पे इतनी इज्जत पा रहा है, मुझे ये इज्जत चाहिए, और यहीं पे वो चूक जाते हैं। उसमें दिल निकाल के डालना प्रामाणिकता नहीं है। अब ये है कि किसी ने कहा कि भाई कश्मीर का चलता हुआ है तो लिख डालो, किसी ने कहा कि नहीं अफगानिस्तान पे है एक कहानी लिख डालो, ना अफगानिस्तान कभी गए, आपने नेट पे खबर पढ़ ली और आप उन जुमलों को ला के आपने, जैसे वो होता नहीं है कढ़ाई से पहले ठप्पे लगते हैं, जी, ठप्पे लगा दिए और कुछ कुछ जो है वो दर्दनाक जुमले जो हैं वो फिट कर दिए। तो ये लिटरेचर नहीं है, लेखन जरूर है, ये तो पैबंदगिरी है, सृजन नहीं है, सृजन नहीं है। ये तो पैबंदगिरी है। जी हाँ, इधर से लिया टुकड़ा, उधर से लिया टुकड़ा, जोड़। अगर मान लीजिए आप पुनर्प्रस्तुति भी करना चाहते हैं किसी चीज की, संपादन के बिना भी आप पुनर्प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो एज ए प्रस्तुता आपको आना चाहिए सामने और देखना चाहिए कि प्रस्तुति पहले की तुलना में ईज आउट हुई है कि नहीं, सरल बनी कि नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी बात और भी है कि इससे नुकसान बहुत पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। आप एक गलत चीजें जो है अज्यूम कर लेते हैं बिना कुछ जाने और उसको आप अपनी कहानी, लेखों और आख्यानों में बयान करते हैं, वो बहुत डैमेजिंग है किसी कंट्री के लिए, किसी इशू के लिए, किसी घटना के लिए बहुत डैमेजिंग चीज है। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो व्यंग के क्षेत्र में आपका प्रवेश नहीं हुआ या कुछ लिखा? तो व्यंग पता नहीं उसको आप व्यंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये जो नया नॉवेल है अल्फा बीटा गामा, इसमें व्यंग तो है। अच्छा, व्यंग है और शुरू में मैंने बहुत सारे व्यंग लिखे भी थे रेडियो वगैरह के लिए, लेकिन अब ये है कि जो लिखती हूँ उसमें व्यंग है या नहीं, लेकिन अलग से कोई ऐसी मेरी किताब नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं व्यंग लिख रही हूँ। मैं व्यंगकार नहीं हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग में जरूर सब तरह का रस तो होना ही चाहिए। हाँ, वो तो रस के तौर पर तो दिखेगा ही, तंज भी होगा और कई जगह पर हर्ष भी होगा। अभी ये प्रवासी भारतीयों द्वारा जो साहित्य की रचना की जा रही है, इसमें कई लोग कहते हैं कि ये तो फालतू की रचनाएं हैं, इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ साल पहले मैं भी कह सकती थी कि बहुत हल्की फुल्की रचनाएं हैं, लेकिन अब मैं नहीं कहूंगी,
क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत अच्छी रचनाएं दी हैं, लेकिन जी मैं इस चीज के ही खिलाफ हूँ कि उनको प्रवासी कहा जाए। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है प्रवासी कहलाना, क्योंकि वो उनको पहचान देता है, हाँ हाँ एक अलग तरीके से उनको जगह देता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कोई कहीं पे भी बैठ के लिखेगा हिंदी में, तो वो हिंदी का लेखक हुआ। ये खाना बंदी क्यों? लेकिन प्रवासी होने की वजह से जो वक्त हम लोगों ने गंवाया मेहनत करके और पहुंचे एक जगह पे, हम मोहब्बत में आके हिंदी भाषा के और हमारे बाहर वाले लेखन भाइयों और बहनों को लेके हम कुछ तरल हो जाते हैं, तो हम उनको एक खास जगह देते हैं। अच्छा, उसके बाद उन लोगों को शिकायत ये रहती है कि हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। जी लेकिन आप देखिए कि कितने लोग हैं जो यहाँ वंचित रह जाते हैं, इनामों नहीं मिलते उनको, जी उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, ये भी है। तो बहुत मिला जुला सा सब कुछ है। नहीं जैसे दीदी, पब्लिशर्स हैं, लोगों से पैसे बहुत ले लेते हैं, वो भी बहुत तकलीफ दे बात है कि आप पैसे लेते उससे आप छाप रहे हैं। फिर बात ये आती है कि प्रकाशक भी क्या करे, नया नाम है वो इस्टेब्लिश होगा, नहीं तो ये ऐसा होता है। जी हम एक दो छोटे छोटे उदाहरण आपको देते हैं। एक वरिष्ठ लेखक की हमने किताबें छापी, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप 5 किताबें आथर कॉपी देते हो, मुझे 10 दे देना, हम्म और 10 किताबें मुझे बाई आउट में दे देना। हम्म कोई बात नहीं। तो ऐसा ही किया हमने, 10 किताबें तो फ्री लिख दी और 10 किताबें हमने बिल कर दी और उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट दे दिया। तो उनका फोन मेरे पास आता है, डॉक्टर साहब ये किताबों के साथ एक बिल भी आ गया है, क्या इसको देना पड़ेगा? और अमाउंट ऑफ बिल था 1250 रुपए। जी तो अगर प्रकाशक ये भी उम्मीद ना करे कि 1250 रुपए का भुगतान उसे किसी न किसी स्रोत से होगा, तो क्या करेगा? वो पीछे से किताबें कम उठाएगा। डेस्क पर बिकने वाली या स्टॉल पे बिकने वाली जो किताबें हैं, अब उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही। जी प्रकाशक वर्ल्ड में देखें तो अमेजॉन अब कम से कम 60% बिजनेस पे कंट्रोल कर चुका है, जिसमें किताबें भी शामिल हैं। तो समस्या तो है ही, एक तरफ लागत निकालना है, दूसरी तरफ अच्छा बड़े बड़े लोग तो पुराने जमाने से लगे हुए हैं, पीढ़ियों से, 3 पीढ़ियों से, तो उनके सब रसूख भी हैं और सब चीजें। तो और नया आदमी तो इसीलिए, पुराने आदमी जो है नए आदमी को चलन से बाहर कर देता है। खैर, ये तो रोना चलता रहता है। देखिए, मैं यहाँ पे 2 बातें रखना चाहूंगी। मेरा अच्छा खासा टाइम बाहर गुजरा और थोड़ा बहुत वहां की जिंदगी का भी एहसास है मुझे। जी लेकिन जो बात मुझे थोड़ा सा महसूस करके मतलब अजीब सा लगता है, वो ये है कि 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप क्रिएटिव राइटर रहें और ये भाषा के उत्थान के लिए बात करें। सॉरी जी। आप अच्छा लिखेंगे तो भाषा का विकास तो होगा ही ना, वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल तो इसलिए कि आप ज्यादा लेखक पैदा कर लें या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं चीजें छप जाएं, इससे हिंदी का भला होगा, इससे हिंदी का भला नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है, कोई भी विमर्श अपनी जगह अच्छा होता है, सामाजिक दृष्टि से, सियासी दृष्टि से, जी और उत्थान के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, किसी भी समाज और देश के लिए। लेकिन जब वो लिटरेचर में आ जाता है
तो ना वो लिटरेचर रहता है और ना ही तो ये बहुत नुकसानदेह चीज हो रही है कि बढ़िया राइटिंग चल रही है बहुत अच्छी भाषा के साथ, और आखिर में कहानी जो थी लुढ़क गई। वो जी रास्ता उसने छोड़ दिया, जैसे नदियां रास्ता छोड़ देती है ना, और उनका पानी गोकुल झील बन जाता है और वो दूसरे रास्ते पे चल देती है। बिल्कुल सही। तो उस तरह की मूठ की अगर कहानियां हो कि आपको झटका लगे, अरे ये तो नारा हो गया, जबरदस्ती औरत को बहादुर बनाया जा रहा। अब सवाल तो ये है कि अगर नारी वाकई बहादुर आपकी कहानियों में है और वो सब चीज तहस नहस करके मानव अधिकार को लेके एकल चलो रे का हिसाब कर रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिर इतने जुल्म और सितम पूरी दुनिया में औरतों पे हो क्यों रहे हैं? औरतों की हालत तो गल्फ कंट्रीज में बहुत ही खराब है जी, मतलब इतनी बुरी तरह से खराब हुई है कि पहले तो वो यही झेलती थी घर और बाहर का टेंशन। अब तो ये है कि वो रेस्पेक्ट जो उन्होंने पैदा भी की थी वो वो भी एक जिंदा अजीब नहीं। तरह की जेलसी में और तिरस्कार में बदलती जा रही है। सही बात है। और आपस में खुद औरतों के रिलेशनशिप जो हैं और थॉट्स हैं वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी त्रासदी हाँ, है। समरूप नहीं बन पा रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ तर्क से जवाब देना या किसी चीज को जिसे कहते हैं खोल के रख देना, ये बहादुरी बख्ती हो सकती है, लेकिन देरपा बहादुरी ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, समय गतिशील होता है, द टाइम इज डायनामिक। जब गतिशील होता है तो वो अपनी ऊर्जा से नए नए क्षेत्र भी विकसता है, नए नए विचार भी देता है और सब प्रकार से प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर वहीं पर आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इधर उधर हो जाए तो आपका किया धरा किसी काम का नहीं रहता। इस वक्त बहुत अच्छी राइटिंग हो रही है, लेकिन वो आपको सोशल मीडिया पे नजर नहीं आएंगे। लेकिन आप कहानी उनकी पढ़ के, ये नई जनरेशन के बारे में बता रही हूँ या उससे पहले की एक पीढ़ी के बारे में बता रही हूँ, तो आपको ढूंढना पड़ता है ये किसने लिखा भाई, ये इतनी शानदार कहानी किसकी है। तो किसी से आप फोन नंबर लेते हैं, मतलब मेरी आदत यही है। नहीं, अगर किसी की कहानी अपील करती है तो हम लोग भी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको या तो मैगजीन में या ई बुक के तौर पर उसको स्वरूप ढाल करके और उससे आगे बढ़ने के लिए किया जाए। मेरा वेंचर इंडिया से शुरू होकर के अमेरिका पहुंच गया जी, ये इसके पीछे मेरा कॉमर्शियल एंगल नहीं है। मैं ऑलरेडी 62 वर्ष का हूँ, कॉमर्शियल एंगल तो है ही नहीं, ना मुझे कैरियर बनाना तो समय काटना। लेकिन फिर भी जब कोई चीज सामने आती तो उसके सुलझाने के लिए विकल्प तो ढूंढने ही होते हैं। जी, साहित्यकार को भी ऐसा ही चाहिए कि गतिशील जीवन रखे, डायनेमिक्स के साथ चले। सामाजिक परिवेश क्या मांग रहा है, क्या विसंगति है, क्या संगति है, उन चीजों को विश्लेषण करके समय समय पर चले। रोज करने की जरूरत नहीं, कभी कभी हफ्ते 15 दिन में कभी। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा विकास होगा, थोड़ा एक्टिविटीज का चेंज होगा। अदरवाइज डॉर्मेंसी जिसे बोलते हैं ना, सुप्त स्थिति को प्राप्त हो गए लोग, सुप्त स्थिति को प्राप्त हो गए लोग। जैसे लेखकों को, उदीयमान लेखकों को मैं बोलता हूँ, भैया तुमको तो कोई भी जानता नहीं, तो तुमको चाहिए कि किताबें खरीदो और बांटो ताकि लोग ये जाने कि तुम लिखते हो। जब एक बार लोग जानेंगे कि तुम लिखते हो तो फिर और तुम्हारे लिखे पर समीक्षा भी आएगी, टिप्पणी भी आएगी, तुम उसको सुधार सकते हो। और वास्तव में आपको विश्वास नहीं होगा, एक आदमी ने ऐसी चीज मानी और उसकी रिकॉग्निशन टॉप में होने लगी। तो ऐसा है। खैर, हम हाँ आपको व्यक्तिगत प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। जी, पत्रकारिता से आपका संबंध रहा? जी, हाँ, कह सकते हैं आप, रहा और अभी भी है।
उतना एक्टिव मैं ना हूँ, कंट्री टू कंट्री जाऊं और वहां से वो करूं, रिपोर्टिंग के लेवल पे तो नहीं रहा, लेकिन एक दूसरी तरह के एनालिसिस की एक किताब है मेरी, अफगानिस्तान पे पूरा संपूर्ण अध्ययन है, इराक पे है, और ये सब चीजें तो है ही हैं। ये तो आप ऐसी किताबें बता रही कि मेरे को लालच हो रहा है, जल्दी से पढ़ना चाहिए। जी, संवाद छाप रहा है, आलोक श्रीवास्तव जी उस दोनों किताबों को छाप रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह के हालात हैं उसमें तो वो 2021 में आ जाती, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से 22 के एंड तक आएगी। क्या मतलब, ऐसा क्या? एक तो किताब बड़ी है, उसमें कुछ चैप्टर्स हमने डाले नए, क्योंकि जहां पे किताब मैंने खत्म की थी वो उसी वक्त का सच था, लेकिन अब इतने सालों बाद वो किताब छप रही थी तो उसमें कुछ नया एडिशन किया। परिवर्धित संस्करण। जी, नया दूसरा संस्करण मैं कहूंगी, विथ न्यू आर्टिकल्स एंड एनालिसिस। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो कुछ भी लिखा है उसे प्रकाशन में जरूर लाइए, उसका संकलन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और 2 या 3 4 किताब बनाइए और उनको पब्लिकेशन में लाइए। मैं आपको ओपन ऑफर देता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि किताब छापने का हमारा जो अनुभव है, हमने 4 दिन में किताब छापी है, 4 days। अच्छा, तो ठीक है, अगर आप ये चैलेंज देते हैं तो मैं एक स्क्रिप्ट भेजती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों, मैं एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ। जी जी। मुझसे बहुत प्रकाशकों का मेरा रिश्ता ठीक ही रहा, और बहुत लोग किताबें मांगते रहते हैं और मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन आप 4 या 5 पब्लिशर से ज्यादा, बहुत हुआ 6 पब्लिशर से ज्यादा, कितने पब्लिशर्स के साथ आप वो करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। लेकिन बच्चों के सिलसिले से ये एहसास मुझे रहा कि बहुत अच्छी किताबें नहीं छपती हैं जी। कोर्स की भी किताबें जो एनसीईआरटी की हैं वो भी इतनी फीकी हैं। फिर लोग शिकायत ये करते हैं कि कई जगह तो स्याही नहीं है उसमें। जी, कई जगह पर तो स्याही नहीं होती। जी हाँ, तो उसमें ये रहता है कि बच्चे कैसे जब कॉमिक्स देखते हैं, अंग्रेजी किताबें, नॉवेल, तो उनका अट्रैक्शन वहां पे होता है, डिफरेंट एक्सप्रेशन, उन्हीं के हम शक्ल लड़के लड़कियां, पता से के। तो आप बच्चों की कैसे छापते हैं, रंगीन तस्वीरें छापते हैं या नहीं, या आप देखते हैं कि नहीं बजट ज्यादा हो गया, या बच्चों के पुख्ता पुख्ता चेहरे या नेट से उठा के तस्वीरें डाल देना, आप क्या करते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, माफ कीजिएगा, वकील आप हैं, लेकिन जिरहा मैं कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल जी। ग्राहक का संतोष ही अपनी खुशी। तो हाँ, जो लेखक साहित्यकार हैं वो हमारे ग्राहक ही हैं, और उनकी हर प्रश्न का जवाब देना हमारा दायित्व है। देखिए, जहां तक पब्लिकेशन का सवाल है, हम कॉपी और किताब के ऊपर डिसाइड करते हैं कि ये किताब कितनी चलेगी। हमारे अपने अनुभव से ये रहता है कि बाजार में कितनी निकल सकती है, 100 निकलेगी, 200 निकलेगी, 300 निकलेगी, 1000 निकलेगी, और हम उसी हिसाब से छापते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि हमने कभी भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया, इसलिए हमारी किताबें चाहे किसी भी प्राइसिंग में जा रही हों, वो हमेशा एक ही अच्छी क्वालिटी रहेगी। हमारा कवर डिजाइनिंग यूनिक है, हमारा प्रिंटिंग यूनिक है, और हम एक साथ 15 किताबें कभी भी छाप सकते हैं। दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये बेनिफिट हमको होता है कि जैसे किताब थी द रैपिड राइज ऑफ चाइना, मीनाक्षी गोयल ने लिखी थी। मीनाक्षी गोयल ने किताब लिखी और हमको फोन किया उनके हस्बैंड ने कि संजीव, क्या तुम छापोगे किताब? मैंने कहा जरूर छापेंगे, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं, सीधे भेज दीजिए। तो कह कि वाइफ जो है ना वो यूएसए जा रही, वो चाहती हैं कि वो किताबें लेके जाएं। हमने कब जा रही? बोली 4 दिन बाद फंक्शन है एक, और उस फंक्शन के नेक्स्ट डे चली जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हमने दूसरे दिन उनको किताब पकड़ा दी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सच्चाई है। हाँ, हमारे ग्रैंड सन ने किताब, उसको कंपोजिंग का शौक था, ग्रैंड सन क्लास में है, वो उसको शौक था और पोएम वो बनाता रहता था। तो मैंने सुना, मैंने कहा ये तो अच्छी पोएम लिखता है, मैं बनाता है।
तो हमने डॉक्टर को बोला, हमने कहा बेटा ऐसा करो, इससे ये सारी जो पोएम है ये बोलता जाए, कि वो लिख पाएंगे नहीं, अभी 6 साल का है, तो लिखने का काम तुम कर लो, डिक्टेशन वो दे देगा। करके तैयार की, करीब 20-22 पेज की किताब तैयार हुई। हमने टाइप सेटिंग कराई, छोटी किताब थी, जल्दी हो गई टाइप सेटिंग। उसके बाद उसको आगे प्रोसेस में दे दिया। तो हमने जी। 4 दिन के अंदर 100 किताबें उनको पकड़ा दी इन जस्ट 4 डेज। और खैर ये तो है एक्चुअली, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और तारीफ की बात है आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ अभी तक मुझे कोई तजुर्बा नहीं हुआ कि मैं हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन हाँ देखते हैं भविष्य में क्या होता है। भेजिए और देखिए। जी। 3 साल में हमने तकरीबन 470-475 किताबें करी। आई थिंक इंडिया के हिसाब से तो रिकॉर्ड हो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं सही तो इंडिया रिकॉर्ड तो हो गए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जरूर। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जी क्योंकि देखिए राइटर विचार तो देता ही है, बिल्कुल ठीक है, कलाकार भी कुछ देता तो है ही है, जिससे आपके पूरी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। कोई ऐसी किताब है जो आपने छापी हो और सोचा हो कि इसको मुझे इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है, जो पढ़ेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा सोच पे और संवेदना में और पूरी आउटलुक। ऐसी कोई किताब अभी तक आपने छापी? हाँ जरूर, बहुत सारी हैं, बहुत नहीं, सारी। जिसको इस्टेब्लिश आपको करना पड़ा। कुछ किताबें ऐसी होती है ना कि लोग उसके विषय से भड़क जाते हैं। मैं जिस किताब का चर्चा कर रहा था कि मैंने 4 दिन में छापी, उस किताब को इस्टेब्लिश करना पड़ा। अच्छा जी। और उसकी सेल एयरपोर्ट से इतनी ज्यादा हुई जिसकी कोई हद नहीं, जी क्योंकि वहां एक डिफरेंट कन्नोटेशन में, डिफरेंट मेंटल स्टेटस में आदमी आता है किताब खरीदने के, रास्ता गुजारने के लिए। तो अगर आपकी किताब का कवर अट्रैक्टिव है, आपका टाइटल अट्रैक्टिव है, और खोल के पन्ने देखने पर वो प्रॉपर लगती है, तो वो जरूर बिकेगी। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भी जो लाट जा। तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ऑफसेट पे नहीं छापते हैं। ऑफसेट पे छापते हैं तो उसकी उसकी जो रिजल्ट या क्वालिटी होती है बिल्कुल अलग होती है। हम डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी होगी। अच्छा, आपसे ये मैं पूछूं कि एयरपोर्ट पे अंग्रेजी किताबों के अलावा किसी भी भारतीय भाषा की किताब नहीं रहती है। उसकी वजह मैंने वहां पे वो कहा भी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या मैं यहाँ किताब रख सकती हूँ अपनी, एक सिलसिला तो हो। तो उसने इससे इजाजत, उससे वो, फिर वो बात खत्म हो गई। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी आपने ऐसा कोशिश की कि इस तरह से एयरपोर्ट पे भी वो हो? क्योंकि देखिए बात तो बहुत होती है हिंदी को लेके, मेरे लिए तो कोई देखिए भी हमने जबान प्रयास बहुत किया है, इम्पोर्टेंट है। हमने प्रयास किया है और आगे भी कर सकता हूँ। आप मान लीजिए अपनी किताब मुझे दें और कहें कि मुझे शीघ्र चाहिए, तो हम हफ्ते 10 दिन में भी किताब निकाल के दे सकते हैं। दूसरी चीज, कवर है या इस तरीके की जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो हम इन हाउस ही करते हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत जल्दी से जल्दी किताब निकाल सकते हैं, बशर्ते कि किताब की प्राइसिंग या फाइनेंसिंग दोनों प्रॉपर हों। अदरवाइज हाँ, लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि वो एयरपोर्ट वगैरह पे या बड़े होटलों में हिंदी की किताबें क्यों नहीं रहती? नहीं, वो आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर। जी। अभी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है WH स्मिथ से एयरपोर्ट के लिए, उसमें हिंदी की ही किताबें मैं भेज रहा हूँ। पूरा एक जो जी। रैक होता है, सो 1 फुल रैक हैज बीन गिवन टू मी, जिसमें हम हिंदी की किताबें ही डिस्प्ले में लाएंगे, ऐसा मेरा। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ये तो बहुत, न्यूज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अब है। जो इसी के हिस्से का दूसरा हिस्सा मैं बताऊं, देखिए ये जो आप एक प्रणाली अपना रहे हो, ये तो विदेश के लिए अपना रहे हो।
भारत के लिए कम है। अब भारत में इतना प्रोडक्शन है किताबों का कि उनका खपाना मुश्किल है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं। पढ़े तो आराम हो जाए। अगर एक आध बच्चा पढ़ेगा किताब तो हो सकता है उसे 2 बार किताब देनी पड़े, डिमांड होगी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। दूसरे कोरोना काल में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि बच्चों को हिंदी सिखाई जाए, हिंदी की कहानियां सुनाई जाए, हिंदी के गीत उनको सुनाए जाएं, ताकि वो भी गा सकें। भारत राष्ट्रपति। देखिए, ये सारी चीजें तो होती रही हैं। मैंने अपने अपने साथ देखा कि मैं मौखिक कहानियां बहुत सुनती थी और उन कहानियों को मैंने लिखा भी है। लोग जिसे कहते हैं लोक कथाएं थी, या कह लीजिए कि बुजुर्गों की बनाई हुई थी, जो भी कह लीजिए उनको। जी जी जी। उसमें मैंने नए जमाने का कुछ डाल के एक तरह से रीराइट किया है। वो तो मैं समझती, मैंने अपने बच्चों को कितना ज्यादा कहानी सुनाई, बाल भवन में रही, वहां कहानी सुनाई। लेकिन मैं फिर लौट के आती हूँ, क्या बात है कि मैं आज तक चंदा मामा की तस्वीरों, कहानियों और समझिए कि रशन किताबों से आज तक मुक्त नहीं हो पाई। और देखिए, मैं सीरिया गई, इराक गई, जापान गई और ईरान ईरान का शायद नाम ले चुकी। इन सब जगह बच्चों के लिटरेचर में जो कलर यूज होता है और तस्वीरें हैं, वो हसरत बन गई है कि उस तरह की मेरी कहानियों में तस्वीरें क्यों नहीं बनाई गई, नहीं या नहीं बनाई जाती, दूसरों में नेट से ले ली गई। लड़की लग रही है अंग्रेज, लेकिन वो हिंदी कहानी में फिट हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए हमारी जो किताब है, जी ये वाली माधवी, जी जी। अभी इसका कवर कैसा लग रहा है? कहाँ आर्टिस्टिक है जी, आर्टिस्टिक है ये मेरी छोटी बेटी ने बनाया जी, वंडरफुल। अभी देखिए 6 साल की एक लड़की जी। किताब का कवर को डिफरेंट है। ये भी उसी ने बनाया। अच्छा, उन्होंने बनाई। एक सेकंड। बच्चों की कोई किताब दिखाइए मुझे। ये कवर देखिए, ये हमारी अनुसार मैगजीन का कवर। अच्छा जी जी। ये भी उसी ने बनाया, बट शी इज नॉट एन आर्टिस्ट। जी जी। शी इज डबल MBA एंड वर्किंग फॉर डेलॉयट। आजकल टोयोटा में है वो। अच्छा जी। तो काम भी काफी हैवी रहता है, लेकिन इसके बावजूद पूरा एक कमरा पेंटिंग के लिए। वो कविताएं भी लिखती है, मेरी नकल या मेरा असर कह सकते हैं। असर कहिए, नकल नहीं है। और ये सार्थक पेंटिंग है। इसमें पंच तत्वों का संकेत है, और पंच तत्व कैसे बैलेंस और डिसबैलेंस होते हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो इसके अंदर दिखाया गया है इस चक्कर में। तो आप लिखे जी, ड्रीम्स एंड हाउ टू इंटरप्रेट देम। जी जी। सो थिक 700 पेजेस बुक, अल्फाबेटिकली रिसर्च करके तैयार करिए। तो हम लोग सब प्रकार की किताबें कर रहे हैं। अभी हम लेटेस्ट में एक अभिनंदन ग्रंथ निकाल दे रहे हैं बनाकर। फर्रुखाबाद के RK राजपूत हैं, उनकी अभिनंदन ग्रंथ है 1000 पन्ने का। तो हम डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, और डिजिटल प्रिंटिंग के कारण एक तो एक जैसी स्याही आती है,
दूसरे शार्पनेस ऑफ द फॉन्ट्स बिल्कुल क्लियर रहती हैं, और जब वो क्लियर रहेगी तो बैकग्राउंड में अगर पेपर अच्छा यूज किया है, जैसे हम 80 ग्राम जी यूज करते हैं, तो वो अलग से दिखती है। ये देखिए शार्पनेस रहती है। तो कोशिश ये करते हैं कि बेहतर प्रोडक्शन कर सकें, बेहतर डिजाइनिंग कर सकें, जी और अभी तक लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, प्रशंसा भी मिल रही है, और काम भी चल रहा है। हाँ, तो बस बढ़िया है सब कुछ, मिलावट। इसमें कमाई नाम की कोई चीज नहीं है। जी सच्ची बात आपको शेयर करता हूँ, कमाई नाम की कोई चीज नहीं। मैं जरा रिकॉर्डिंग पहले दो सवाल बचे हैं, उनको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन चीजों पे बात करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद। जी अच्छा। जो अगला सवाल है वो आपसे पूछा मैंने कि व्यक्तिगत तौर पर अभिरुचियां क्या हैं? हम्म, घूमना फिरना। जी एक्चुअली एज के हिसाब से सब चीजें बदलती गई, जिंदगी मुड़ती गई, और वो होता रहा। घर सजाने का बहुत शौक था, फूल फूल सजाने का बहुत शौक था, सिलाई का शौक था, कुकिंग का शौक था, और एल्बम्स मैंने बहुत बनाए हैं। हाँ। जी, और एक तरह से अपने से म्यूजियम बनाती थी, उसमें वाह। यूनिक चीजें थी। बीजों से हार बहुत गूंधा है मैंने, शरीफे के बीज से, और ये सब नई नई चीजें पहनना, और ये सब चीजों से निकल के जब मैं इंग्लैंड गई तो वहां पे एक नई दुनिया दिखी। नई दुनिया देखो। जी, नई दुनिया दिखी, नए तरह के लोग दिखे, और वहीं पे मेरे दोनों बच्चे हुए, और एक तरह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा 3 साल का। तो तो बच्चे जेएनयू में आई। वही है क्या या आपके साथ आए? जी बच्चे अब वही हैं या आपके साथ नहीं, आए? बच्चे तो हैं यहाँ हमारे। बेटी ने तो वहां का लिया नहीं, जिसे कहते हैं, जी जिसे वो सिटीजनशिप, लेकिन बेटे ने ले रखा है, तो उनका पास है, दोनों दोनों चीजें हैं। जी। तो ये सब चीजें वक्त के साथ है, लेकिन कभी कभी सिलाई का मूड आता है तो मशीन पे बैठती हूँ, तो पाई भी करती हूँ। ये मैं समझ ललक सकता हूँ, होती है जी। मैं समझ जैसे सकता हूँ। कभी एकदम से दिल चाहता नहीं आज उर्दू ही पढ़ेंगे, नहीं भाई आज हिंदी में लिखेंगे, तो ये वक्त वक्त की ललक होती है। अलग होते हैं। जी, और पेड़ों में बहुत दिलचस्पी मेरी बचपन से रही है, और पेड़ों से खासा डर भी लगता है जैसे ये हमारी हर चीज को देख। खामोशी से देख रहे हैं, और पता नहीं क्या सोचते होंगे, और ये कितने बुजुर्ग हैं और कब से ये खड़े हुए हैं, पता नहीं इनके पास क्या चीजें होंगी, किस तरह का हिसाब किताब होगा। तो दूसरे आसमान देखना मुझे अब भी और पहले भी अच्छा लगता बहुत ही अच्छा लगता है। है। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ इसी संदर्भ में। जी एक अंतरा उसका। मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं, मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं, नहीं। अपने हाथों में अपना ही हाथ नहीं। हम अपने हाथ को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। दुनियादारी में कितना ही खोया मन, जाग रहा अनचाहे फिर भी सोया मन। तो अमन जी जी बहुत अच्छे। सारे जग से मिलना जुलना याद रहा, सारे जग से मिलना जुलना याद रहा, और खुद से कभी मिला तो कितना रोया मन। आखिरी लाइन बहुत लोग बदलती है। अकेले बैठना पसंद नहीं करते, बोलते हैं बोर हो जाते हैं। बोर क्या हो जाते हैं, खुद से साक्षात्कार शुरू हो जाता है, जैसे ही आपको अकेला पाता है समय, तब आपको मुझे लगता है तन्हाई हमेशा से बहुत पसंद है, तन्हाई का तो क्योंकि दूसरा। जी तन्हाई बहुत पसंद है, और अकेले घर में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारे राज आप अपने घर के देखते हैं, एंगल्स देखते हैं। जी। जब लोग रहते हैं तो आप लोगों को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे चीजें आपकी समझ में आती है घर की। तो तो अंतरा की आखिरी लाइन है, घटनाएं कितनी ही, द लाइफ इज इवेंटफुल, घटनाएं कितनी ही पर इतिहास नहीं। यू अटेन और यू गेन द इवेंट्स बट देयर इज नो हिस्ट्री। तो जी लगता है मैत्री शरण गुप्त के शब्दों में, कुछ काम करो कुछ काम करो,
जग में रहकर कुछ नाम करो, तो वो भी एक काम चलता रहता है। जी। आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि नवोदित जो लेखक हैं या उदीयमान लेखक हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अच्छे भविष्य के लिए? मुझे लगता है कि मुझे सलाह तो नहीं देना है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो कुछ जवाब मुझे देना चाहिए। जैसे हम लोग थे, हम लोगों को क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता था तो बहुत ध्यान से सुनते थे और उस पर सोचते भी थे, बुरा कभी नहीं मानते थे, लेकिन हसरत जरूर रहती थी कि कोई बड़ा आलोचक, बड़ा लेखक चीजों के ऊपर बोले। ये शायद हर राइटर की ललक होती है। लेकिन आजकल मैंने देखा है, सब तो नहीं, सबको तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोग यही उम्मीद करते हैं कि तारीफ की जाए, उन्हें कोई सलाह दी जाए। और वो तस्वीर खिंचवाना तो आपके साथ बहुत जरूरी समझते हैं, लेकिन आपकी चीजें पढ़ना उन्हें कुछ है ही नहीं। तो ये सब मिला जुला है। तो मैं कुछ क्या कहूँ, क्योंकि बच्चे अपनी तरीके से, नए लेखक जो हैं अपनी तरीके से अपनी जमीन को खोद रहे हैं, बना रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। तो अब ये सब चीजें फील होती हैं। हमारे सामने यही सबसे अच्छा उपाय है कि हर पल यहाँ, हर पल जियो। जी। तो इस तरह है। आज आपके साथ बातचीत करके समय का ध्यान ही नहीं रहा। कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटे हो गए? 10:15। 10:15 हो गए। तो ये क्या पूरा इंटरव्यू आप देंगे या इसकी एकदम कटिंग हो जाएगी? नहीं, बीच बीच में कुछ काट देते हैं जो ठीक नहीं लगते, वरना ज्यादातर हम वर्जिन। देख लीजिएगा, लेकिन कुछ बातें तो अच्छी हुई हैं। नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। सवाल से इधर उधर हुई हैं। जी जी। और मेरे हिसाब से जो सेकंड लाइन वाले लोग हैं वो इससे ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। उनको अपनी भावना के बारे में सोचना और उसको एक नए आईने से देखना बिल्कुल अलग लगेगा उन्हें। तो इसलिए मैं इस अच्छे से साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने जाना और आप इतने दिनों से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाखुदा मैं बहुत ज्यादा चीजों में उलझी रही, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया था ये काम पूरा हो ही जाए।